नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। खास खबर की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी और अहम जानकारी से। जहां गुरुग्राम दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। तेलंगाना से वापस आते हुए रुकेंगे गुरुग्राम। अधिकारियों के साथ कर सकते हैं मीटिंग। रुके हुए विकास कार्यों को लेकर भी चर्चा संभव है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां गुरुग्राम दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। तो तेलंगाना से वापस आते हुए गुरुग्राम रुकेंगे सीएम, जहां पर अधिकारियों के साथ वो मीटिंग भी कर सकते हैं। और आपको बता दें कि रुके हुए विकास कार्यों को लेकर भी चर्चा संभव है। तो ये बड़ी खबर, जहां गुरुग्राम दौरे पर रहेंगे सीएम मनोहर लाल। तो वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि तेलंगाना से वापस आते हुए वो गुरुग्राम में रुकेंगे और जहां वो अधिकारियों के साथ मीटिंग कर सकते हैं। तो साथ ही साथ आपको ये बता दें कि रुके हुए विकास कार्यों को लेकर चर्चा भी संभव है, क्योंकि कई विकास कार्य जो है वो गुरुग्राम में किए जा रहे हैं और ऐसे में उन विकास कार्यों को लेकर भी वहां पर चर्चा की जा सकती है। वही इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो हेड प्रवीण शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज गुरुग्राम दौरे पर रहेंगे, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री तेलंगाना से वापसी में गुरुग्राम रुकेंगे और यहाँ पर वो ये की जा रही उम्मीद के जो विकास कार्य गुरुग्राम में चल रहे हैं, जिनकी समय समय पर मुख्यमंत्री समीक्षा करते रहते हैं। आज अधिकारियों से उनका फीडबैक ले सकते हैं और इसके साथ ही जो सोना एलिवेटेड रोड शुरू होने जा रहा है उसके बारे में भी मुख्यमंत्री जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा जो जल भराव एक बड़ी समस्या है उसको लेकर भी अधिकारियों से बैठक कर सकते हैं मुख्यमंत्री। ऐसा माना जा रहा है क्योंकि हर बार जल भराव होता है। मुख्यमंत्री के साफ निर्देश है कि शहर में जल भराव ना होने दिया जाए ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। तो उम्मीद यही की जा रही है कि मुख्यमंत्री जो विकास के कार्य हैं उनकी समीक्षा करेंगे और अधिकारियों से मीटिंग कर जो जनता की समस्या है उन्हें सुलझाने का काम करेंगे। जी बिल्कुल प्रवीण जी, ये भी जानना चाहेंगे कि किस वक्त मुख्यमंत्री वहां पहुंच सकते हैं और कौन कौन लोग उनके साथ वहां पर मौजूद रहेंगे? देखिए अभी मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, उसके साथ ही जो अधिकारी हैं उनको बुलाया जा सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री रेस्ट हाउस में रुकेंगे और वहीं पर जो है अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और कुछ जगह निरीक्षण भी मुख्यमंत्री कर सकते हैं। जैसे हम अभी सोना एलिवेटेड रोड की बात कर रहे थे, उसका निरीक्षण कर सकते हैं। इसके अलावा जो ई व्हीकल हाईवे सबसे बड़ा बनाया जा रहा है उसके बारे में भी मुख्यमंत्री चर्चा कर सकते हैं अधिकारियों से, क्योंकि उसका अधिकांश हिस्सा गुरुग्राम से गुजरेगा। तो ये कुछ ऐसे विकास कार्य हैं जिनकी समीक्षा मुख्यमंत्री कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और प्रवीण जी, विकास कार्यों पर तो वहां पर चर्चा संभव है ही, साथ ही साथ और क्या कुछ उनके कार्यक्रम गुरुग्राम में रहने वाले हैं? और ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने बताया कि जल भराव की स्थिति जो है वो गुरुग्राम में जगह जगह बनी हुई है और ऐसे में मानसून भी दस्तक दे चुका है, तो उसको लेकर के क्या कुछ जो है तैयारियां की जा चुकी हैं? जी बिल्कुल सिसी, देखिए क्योंकि मुख्यमंत्री जब भी गुरुग्राम आते हैं तो उनका फोकस जो है विकास कार्यों पर ही रहता है और आज भी यही उम्मीद की जा रही है कि जो विकास कार्य चल रहे हैं उन पर उनका फोकस रहेगा और जो सबसे बड़ा जो गुरुग्राम की समस्या है जल भराव की, उसको लेकर जरूर मुख्यमंत्री फोकस करेंगे। क्योंकि अभी भी जैसे मानसून की जो बारिश हुई थी उसके बाद गुरुग्राम में कई जगह जल भराव हुआ था, तो उसको लेकर अधिकारियों से जवाब तलब भी मुख्यमंत्री कर सकते हैं। जी बिल्कुल प्रवीण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां गुरुग्राम दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। तो वहीं तेलंगाना से वापस आते हुए गुरुग्राम में सीएम रुकेंगे और जहां पर वो अधिकारियों के साथ मीटिंग कर सकते हैं। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि रुके हुए विकास कार्यों को लेकर चर्चा संभव है और साथ ही साथ जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने भी बताया कि वहां पर जल भराव की स्थिति जो है तो उस पर भी सीएम का खास फोकस रहने वाला है। रुक करते अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर फरीदाबाद से आ रही है, जहां रबड़ की कंपनी में भीषण आग लगी। तो वहीं आपको बता दें कि फायर ब्रिगेड की दर्जनों गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड कर्मचारी जुटे हुए हैं, लेकिन कंपनी को जो है लाखों का सामान जलकर कंपनी का राख हो गया। और सेक्टर 24 में ये रबड़ कंपनी स्थित है, जहां पर भीषण आग लगी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक रबड़ फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। तो वहीं आपको बता दें कि दर्जनों फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संजय गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि रबड़ फैक्ट्री में ये भीषण आग लगी है, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है और क्या वजह मानी जा रही है आग लगने की?
जी बिल्कुल जागृति, ये देर रात का मामला है या फिर हम कह सकते हैं कि अर्ली इन द मॉर्निंग का मामला है, जहां पर ये फैक्ट्री में, रबड़ की फैक्ट्री में आग लग गई। और आग लगने का जो कारण प्रथम दृष्टया बताया जा रहा है वो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। और यहाँ पर अगर हम बात करें नुकसान की, तो यहाँ पर जान की अभी कोई इस तरीके की कोई सूचना नहीं आई है कि किसी व्यक्ति की या किसी औरत की कोई मृत्यु हुई है, लेकिन यहाँ पे लाखों रुपए का नुकसान जरूर हुआ है। और आसपास की जो फैक्ट्रियां हैं, अगर जो गाड़ियां हैं अगर उस पर अंकुश नहीं लगाती हैं, आग पर काबू पा पाती हैं, तो आसपास का जो एरिया है पूरा एरिया आग की चपेट में आ जाएगा। जी जागृति। जी बिल्कुल। और संजय, ये भी जानना चाहेंगे क्या कंपनी मालिक वहां पर मौजूद रहे, उनसे आपकी कोई बातचीत हो पाई हो, उनका क्या कुछ कहना है, कितना नुकसान कंपनी को हुआ है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा जागृति कि जब हमारी टीम वहां पर पहुंची तो वहां पर जो सुरक्षा कर्मी थे, क्योंकि आग इस तरीके से भड़की हुई थी कि जो सुरक्षा कर्मी थे, हम बात करें पुलिस अधिकारी, वो मीडिया को और जो लोग उनको आगे जाने से, आप उनके मालिक की बात करें तो मालिक और कोई इस टाइप के जो मैनेजर वगैरह हैं अभी सामने नहीं आए हैं, जिससे कि ये पता चल सके कि अभी कितने का नुकसान हुआ है और आग है। जी संजय, और ये भी जानना चाहेंगे कि जिस वक्त ये घटना फैक्ट्री में हुई है, क्या उस वक्त वहां पर कोई मौजूद था, कंपनी के कर्मचारी वहां मौजूद रहे हो जिन्होंने फायर ब्रिगेड को सूचना दी हो, कौन वहां पर मौजूद था उस वक्त? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें सूचना की, तो सूचना देने के लिए वहां पर सुरक्षा कर्मी थे, जो सुरक्षा थे, उन्हीं लोगों ने पुलिस अधिकारियों को और फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी, जिसके चलते फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं फटाफट वहां पर पहुंची और आग पे काबू पाने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल संजय, और ये भी जानना चाहिए कि अभी क्या कुछ स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है, और फैक्ट्री का जो है जिस तरीके से बताया जा रहा है कि लाखों का नुकसान भी हुआ है, तो अभी क्या कुछ स्थिति वहां पर बनी हुई है? जी, अगर अभी स्थिति की बात करें तो अभी फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं लगातार आग बुझाने में लगी हुई हैं और पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, और लगता है कि थोड़ी बहुत आधा से 1 घंटे के बीच में आग पर पूरी तरह काबू पा लिया जाएगा। जी बिल्कुल संजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक देने के लिए। देश में एक दिन में कोरोना के 16,135 नए मामले सामने आए हैं और कोरोना के चलते 24 लोगों की मौत हो गई, जबकि 13,958 लोग कोरोना से ठीक हुए, जिसके बाद देश में कोरोना का रिकवरी रेट 98.53% हो गया है। अगर बात करें कोरोना के एक्टिव केसों की, तो देश में फिलहाल कोरोना के 1,13,864 केस एक्टिव हैं और अब तक देश में कोरोना से 5,25,223 लोगों की मौत हो चुकी है। तो देश में बीते 24 घंटे में 16,135 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि 24 घंटे में कोरोना से 24 लोगों की मौत हुई है। हालांकि 13,958 लोगों ने कोरोना को मात दी और देश में फिलहाल 1 लाख से ज्यादा कोरोना के केस एक्टिव हैं। तो वहीं अगर कोरोना के रिकवरी रेट की बात की जाए तो देश में कोरोना का रिकवरी रेट भी 98.53% के पार पहुंच गया है। और आए दिन जिस तरीके से देश में कोरोना के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है, ऐसे में आप भी कोरोना के नियमों का जरूर पालन करें और सुरक्षित रहें। हरियाणा में भी एक दिन में कोरोना के 329 नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं प्रदेश में कोरोना के चलते पिछले 24 घंटे में कोई मौत नहीं हुई और 409 लोगों ने कोरोना को मात दी है, जिसके चलते कोरोना का रिकवरी रेट जो है वो भी 98.71% पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में अकेले गुरुग्राम में 177 नए पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि फरीदाबाद में 33 नए संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा हिसार में 11 और पंचकुला में 41 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है। तो रोहतक में 6, जींद में 5 संक्रमित मिले हैं। अगर बात करें प्रदेश में एक्टिव केसों की, तो फिलहाल प्रदेश में कोरोना के 2,452 केस एक्टिव है, जबकि 10,624 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवाई है। तो प्रदेश में भी कोरोना के जो संक्रमित है वो बीते 24 घंटे में 329 संक्रमित सामने आए हैं। हालांकि 409 लोगों ने कोरोना को मात दी है। तो वहीं आपको बता दें कि सबसे ज्यादा गुरुग्राम से संक्रमित सामने आए हैं। 177 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि गुरुग्राम में की गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए फरीदाबाद की, तो फरीदाबाद में भी कोरोना के संक्रमित जो है वो बीते 24 घंटे में सामने आए हैं और कोरोना का रिकवरी रेट भी प्रदेश में 98.71% के पार पहुंच गया है। हालांकि फरीदाबाद में 33, हिसार में 11 कोरोना के संक्रमितों की पुष्टि हुई है।
स्वामी विवेकानंद की आज पुण्यतिथि है और इस अवसर पर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर उन्हें याद किया। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर लिखा कि धर्म और संस्कृति के माध्यम से युवाओं को प्रेरित करने वाले, इसके साथ ही विश्व को शांति और सद्भावना का संदेश देने वाले प्रखर वक्ता युग पुरुष स्वामी विवेकानंद को उनके स्मृति दिवस पर कोटिशः नमन। और सीएम मनोहर लाल ने आगे लिखा कि राष्ट्र निर्माण हेतु उनके प्रेरणादायी विचार सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो आपको बता दें कि आज स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि है और इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने भी उनको याद किया और ट्वीट कर उनको नमन भी किया। रतिया के मॉडल टाउन में पिछले 1 साल से सीवरेज का ओवरफ्लो होने से गलियों में पानी भर जाता है, जिसके चलते वहां लोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि लोग इसको लेकर सभी विभागों से शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अधिकारी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते लोग अब लामबंद हो गए हैं और लोगों ने समस्या समाधान न होने पर बड़े आंदोलन के साथ साथ पलायन करने की चेतावनी दी है। तो वहीं इस बारे में जब एसडीएम डॉक्टर वीरेंद्र सिंह से फोन पर बात की गई तो उन्होंने कहा कि वो मौके का निरीक्षण करेंगे और जल्द ही इसका समाधान करवाएंगे। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं रतिया की आपको दिखा रहे, जहां पर सीवरेज ओवरफ्लो होने से लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और वही आपको बता दें कि लोगों का कहना है कि कई विभागों से इसकी शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन बावजूद इसके कोई समाधान नहीं हो रहा है और ऐसे में अब लोगों ने पलायन करने की चेतावनी दी और साथ ही साथ एक बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। स्वास्थ्य विभाग मुर्दाबाद। तो रतिया से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार जो है वो 1 साल से सीवरेज की समस्या बनी हुई है और ऐसे में सीवरेज के ओवरफ्लो की समस्या बनी हुई है और ऐसे में जो वहां के लोग हैं अब उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई है, लोग वहां लामबंद हो गए हैं। तो यही आपको कह दें कि वहां के जो लोग हैं उनका कहना है कि वो लगातार बीमारियों का शिकार हो रहे हैं और हैरानी की बात यह है कि लोग इसको लेकर सभी विभागों के से शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते लोग अब लामबंद हो गए हैं और लोगों ने समस्या समाधान न होने पर बड़े आंदोलन के साथ साथ पलायन करने की चेतावनी दी है। तो वहीं इस बारे में जब एसडीएम डॉक्टर वीरेंद्र सिंह से फोन पर बात की गई तो उन्होंने कहा कि वो मौके का निरीक्षण करेंगे और जल्द ही इसका समाधान करवाएंगे। तो इन तस्वीरों में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है जिस तरीके से सीवरेज के पानी का जो ओवरफ्लो है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है और ऐसे में लोगों का ये भी कहना है कि पिछले 1 साल से ये सीवरेज ओवरफ्लो होने से गलियों में पानी भर जाता है और जिसके चलते वहां के लोग जो है वो भी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। सीवरेज 2 साल हो गए सर, पानी यहाँ ओवरफ्लो हो रहा है, किसी भी विभाग ने हमारी सुनवाई नहीं करी। किसी के पास गए थे आप? हम डीसी साहब के साथ, पब्लिक हेल्थ के पास, नगर पालिका में, सभी के पास हम जा चुके हैं। एप्लीकेशन भी दे के, रिटर्न में भी दे के आए हैं, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। 2 साल होने वाले। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ही सीवरेज की आ रही है। हम सबसे पहले मॉडल टाउन का एरिया हुड्डा डिपार्टमेंट के पास होता था, जो कि फतेहाबाद में है। हुड्डा डिपार्टमेंट के पास जब हम गए तो उन्होंने कहा हमने आपका सारा टेक इंचार्ज सीवरेज का पानी का नगर पालिका को दे दिया है। तो हम उसके बाद नगर पालिका के पास गए, नगर पालिका कहते हैं हमारे पास स्पेशल कोई रिसोर्सेज नहीं है, हम हेल्थ डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं ताकि आपकी सीवरेज की समस्या का हल। ये पिछले 2 साल से दिक्कत आ रही है जी, हमें हमारा घरों से निकलना मुश्किल हो चुका है। कई बार हमें डेंगू हो चुका है, कोरोना के काल में वायरल हो चुका है। ये जीवन और मृत्यु के बीच एक तरह से हम जूझ रहे हैं, लेकिन कोई स्वास्थ्य विभाग इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा। और रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर पंजाब से आ रही है, जहां आज आपकी सरकार का कैबिनेट विस्तार होगा। तो ये बड़ी और अहम खबर पंजाब से आपको बता दें, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार का आज कैबिनेट विस्तार होगा। नए मंत्रियों को राजभवन में शपथ दिलाई जाएगी। तो वहीं आपको बता दें कि कुल 5 मंत्री शपथ ले सकते हैं। इंद्रवीर सिंह निज्जर, अमन अरोड़ा बन सकते हैं मंत्री। इसके अलावा फौजा सिंह सरारी, अनमोल गगन का नाम भी रेस में है और चेतन सिंह जोड़ा बाजरा भी बनाए जा सकते हैं मंत्री। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे पंजाब से, जहां आपकी सरकार का कैबिनेट विस्तार।
वहीं नए मंत्रियों को राजभवन में दिलाई जाएगी शपथ और कुल 5 मंत्री आज शपथ ले सकते हैं। तो ये बड़ी और अहम खबर पंजाब से आपको बता रहे हैं, जहां आज आम आदमी पार्टी की सरकार का कैबिनेट विस्तार होगा। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पंजाब ब्यूरो हेड स्वर्णजीत सिंह बावा हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वर्णजीत, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज आम आदमी पार्टी की सरकार का कैबिनेट विस्तार होगा, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है और किस वक्त ये जो है कैबिनेट विस्तार किया जाएगा? देखिए, जागृति की बहुत समय से, जिस समय से आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनी है जी, और उसी समय से कुछ एक आम आदमी पार्टी के नेता थे जो बहुत ज्यादा नाराज भी थे और उनकी नाराजगी स्वाभाविक थी। और इनमें से सबसे ज्यादा नाराज हुए थे अमन अरोड़ा। जैसा कि अभी आपने दर्शकों को बताया कि 5 मंत्री बनाए जाने हैं, बिल्कुल 5 मंत्री जो है, कैबिनेट का विस्तार हो रहा है, 5 मंत्री बनाए जाने हैं। अमन अरोड़ा और प्रोफेसर बलबीर कौर और साथ ही फुल्का जी, फुल्का का, इन तीनों का नाम जो है मैं आपको हर खबर के माध्यम से अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इनका नाम जो है वो सबसे आगे चल रहा है और इस पर कहीं ना कहीं मोहर लग भी चुकी है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। बाकी रही अनमोल गगनमान, इंदरप्रीत सिंह और भी कई नाम चर्चा में है, जिनकी स्थिति जो है कुछ ही समय में साफ हो जाएगी और 5 जो मंत्री हैं वो कैबिनेट में बढ़ा दिए जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर विजय सिंगला जब से उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और उन्हें जेल भेजा गया, जो कि स्वास्थ्य मंत्री थे, तो बार बार भगवंत मान ये भी कह रहे थे अपने कैबिनेट के मंत्रियों को कि उनके ऊपर कार्यभार बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर होम मिनिस्ट्री की बात करें, गृह मंत्रालय की बात करें, वो भी भगवंत मान के पास है और स्वास्थ्य मंत्रालय भी उनके पास, जो कि अहम मंत्रालय है, वो उनके पास थे। और यही कारण था कि वो बार बार यही कहते थे मेरे पे वर्कलोड बहुत है। और ये भी कारण देखा जा सकता है कि जो इस समय कैबिनेट का विस्तार हो रहा है। जी स्वर्णजीत, और ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने सूचना भी दी कि 5 मंत्री जो है वो भी शपथ ले सकते हैं, तो क्या कुछ उनको पद नियुक्त किए जा सकते हैं? क्योंकि जिस तरीके से आपने भी बताया कि कई मंत्रालय हैं, जिस वजह से जो है भगवंत मान का भी कह रहा है कि उन पर भी काफी लोड बढ़ा हुआ है, तो कौन कौन से मंत्रालय जो है वो इन मंत्रियों को दिए जा सकते हैं? कौन कौन से मंत्रालय जो है वो दिए जा सकते हैं? हाँ, ये जरूर बता सकते हैं हम अपने दर्शकों को, जो हमारे पास जानकारी है, जो हमने जानकारी जुटाई है। स्वास्थ्य मंत्रालय जो है वो दिया जा सकता है, अर्बन एंड लोकल बॉडीज मंत्रालय दिया जा सकता है। जो अहम मंत्रालय है इस समय, जो कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगा कि इस समय जहां पर अभी मंत्रालय को आवंटित नहीं किए गए थे, जिनमें से बहुत अहम मंत्रालय स्वास्थ्य मंत्रालय है और अर्बन एंड लोकल बॉडीज है, तो ये मंत्रालय तो मिलना स्वाभाविक है, जो अभी बहुत जल्द दे दिया जाएगा। जी बिल्कुल स्वर्णजीत, और राजभवन में ये शपथ दिलाई जाएगी, तो किस वक्त ये शपथ ग्रहण जो है वो शुरू किया जाएगा और कौन कौन लोग इस दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे? देखिए, भगवंत मान जो है इस शपथ समारोह में रहेंगे और सबसे बड़ी बात, गवर्नर साहब इस शपथ समारोह में शपथ उन्हीं की उपस्थिति में होनी है। और कैबिनेट के सभी मंत्रियों को भी यहाँ पर निमंत्रण एक तरह से दिया गया है और अब जो शपथ समारोह है उसका समय भी हम बहुत जल्द अपने दर्शकों को बता देंगे, जो कि कुछ ही समय में मुझे लगता है कि लगभग 1 घंटे में ये शपथ समारोह का जो है आयोजन हो जाएगा। जी बिल्कुल स्वर्णजीत, और जिस तरीके से जो है पार्टी को सत्ता में आए तो काफी वक्त हो गया है, लेकिन अब जो है कैबिनेट का विस्तार किया जा रहा है। साथ ही साथ आपने बताया कि जो अमन अरोड़ा है वो भी काफी वक्त से नाराज चल रहे थे, तो जो क्या कुछ उनके नाराजगी के पीछे की वजह बताई जा रही थी? देखिए, अमन अरोड़ा आम आदमी पार्टी के पुराने मैं ये कहूंगा कि वर्कर भी हैं। अमन अरोड़ा 2017 में भी विधायक चुने गए थे और दूसरी बार विधायक चुने गए हैं। अमन अरोड़ा आम आदमी पार्टी जिस समय से पंजाब में आम आदमी पार्टी का झंडा और डंडा हरपाल सिंह चीमा, भगवंत मान और तीसरे शख्स हुआ करते थे अमन अरोड़ा। सब हैरान थे जिस समय कैबिनेट बनाई गई थी और उस समय अमन अरोड़ा का नाम उस लिस्ट में से गायब था। पहले ये भी अमन अरोड़ा पर आरोप लगे कि जिस समय
वोटिंग हुई पंजाब में 2021 के चुनाव हुए, तो उसके बाद गुप्त मीटिंग जो है प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर सिंह बादल से अमन अरोड़ा की हुई है। और ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि यही कारण है कि अमन अरोड़ा को कैबिनेट से बाहर रखा गया। हो सकता है कि इस बार वो नाराजगी जो है इन 3 महीनों में आला कमान, खासतौर पर अरविंद केजरीवाल की नाराजगी जो है वो दूर कर पाए हों, और यही कारण है अमन अरोड़ा का नाम सबसे आगे चल रहा है। जी बिल्कुल स्पंज जी, इसके अलावा जिस तरीके से जानकारी मिली कि फौजा सिंह सरारी और अनमोल गगन का नाम भी जो है वो रेस में शामिल है, तो इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, हैरानगी की बात है, बहुत से ऐसे दिग्गज नेता हैं आम आदमी पार्टी के जो बहुत समय से पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ चल रहे हैं। अनमोल गगन मान एकदम से पार्टी ज्वाइन करती है, उन्हें खरड़ से उन्हें टिकट दिया जाता है, चुनाव भी जीत जाती है, उनका विरोध भी होता है। और जगमोहन सिंह कंग कांग्रेस छोड़कर जिस समय चलते चुनाव में आम आदमी पार्टी में आते हैं, तो ये कयास भी लगाए जा रहे थे, तो हो सकता है कि अनमोल गगन मान की टिकट जो है वो वापस कर दी जाए और जगमोहन सिंह कंग को चुनाव लड़ाया जाए आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्योंकि जगमोहन सिंह कंग एक गद्दावर नेता है, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और कांग्रेस के बहुत बड़े नेता माने जाते रहे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अनमोल गगन मान अगर उनको मंत्रालय दिया जाता है, ये तो अपने आप में अनमोल गगन मान का बहुत बड़ा, मैं ये कहूँ उनकी बहुत बड़ी जीत होगी एक तरह से, कि अभी हाल ही में वो पार्टी में आती है और इतना बड़ा ओहदा ले जाती है। जी बिल्कुल स्पंजित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वही खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां फरीदाबाद में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने दौरा किया और जिला परिवेदना और कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक में शिरकत की। तो वही इस दौरान डिप्टी सीएम ने 19 शिकायतों को सुना और 10 शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया, जबकि 9 अन्य शिकायतों को अगली सुनवाई तक अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश देते हुए लंबित रखा। तो वही उद्योगों और प्रदेश के 3 नगर निगम चुनाव पर भी पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए और कहा कि हमने निर्णय लिया है कि यह चुनाव भी हम मिलकर लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा उद्योगों में देश में 3रे स्थान पर है और हमारी कोशिश है कि इसे पहले पायदान पर लाया जाए। इस मौके पर जिला प्रशासन के तमाम विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जो है वो जहां पर आपको कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई, जहां पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी शिरकत की। तो साथ ही साथ आपको बता दें कि इस मौके पर उन्होंने कई शिकायतों का निपटारा भी किया और जो लंबित शिकायतें हैं उनको अगले बैठक तक अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश देकर लंबित रखा गया है। हालांकि आपको बता दें कि डिप्टी सीएम ने 19 शिकायतों को सुना और 10 शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया, और जबकि 9 अन्य शिकायतों को अगली सुनवाई तक अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश देते हुए लंबित रखा है। तो साथ ही साथ उन्होंने कहा कि टोटल 19 ग्रीवेंस थी और एक ग्रीवेंस इंटर स्टेट डिपार्टमेंटल थी जो पिछली समय से लंबित थी, उसको भी टेकअप किया है। उसके अंदर से 10 को रिजॉल्व किया है और 9 ऐसी कंप्लेंट्स हैं जिनके ऊपर आगे उपयुक्त एक्शन हम कर पाए, उसके लिए लंबित रखा है। देखिए, हरियाणा प्रदेश ने औद्योगिक क्षेत्र में जहां बड़ी इंडस्ट्री को प्रभावित किया है, एमएसएमई को भी पूरी तौर पर प्रभावित कर अपने प्रदेश में लाने का काम किया और आज देश के टॉप 3 प्रांतों में आना बड़ी अचीवमेंट। और हमारा तो टारगेट है कि इस बार अगर हम 3rd आए हैं तो अगली बार एमएसएमई को सुविधाएं और बेहतर कर और उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लाकर उनको टॉप 1st पोजीशन पे लाने का काम है। सर, एक राजनीतिक सवाल है, जिस तरह की आपकी तैयारियां हैं, आपने कहा कि कई विषयों पे चर्चा होगी, लेकिन एक कुछ अखबारों में आज इस तरह की खबर भी थी कि 3 नगर निगम की तैयारी विद और विदाउट गठबंधन आप लोग तैयार। आप चिंता न करिए, मिलकर लड़ेंगे। आप जब वहाँ बेसमेंट की परमिशन देते हो तो बेसमेंट की रिटेंशन के लिए पहले हमारे से कि मुझे ये डाउट है कि ये साइन जो या तो विमल रावत क्या कहना है इस पूरे पहले अप्रूव है। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर सिरसा से आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का बयान सामने आया है। तो आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि सुनारिया जेल में सजा काट रहा असली राम रहीम यूपी के बागपत आश्रम में है असली राम रहीम। तो वही उन्होंने कहा कि राम रहीम के परिजनों ने उससे मुलाकात की थी। राम रहीम के परिजनों ने
जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला का बयान सामने आया है। सुनारिया जेल में सजा काट रहा है असली राम रहीम, उन्होंने ये भी कहा। तो वही आपको बता दें कि राम रहीम की परिजनों ने उससे मुलाकात की थी और आज राम रहीम की सुप्रीम कोर्ट में जो है वो तो यूपी के बागपत आश्रम में है असली राम रहीम, ऐसा भी उन्होंने बताया है। और आपको बता दें कि असलियत पर आज राम रहीम की असलियत पर कोर्ट जो है वो सुनवाई करेगा। तो ये बड़ी खबर सिरसा से आ रही है जहां पर जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का बयान सामने आया है। उन्होंने और क्या कुछ कहा जेल मंत्री ने वो भी आपको सुनवाते हैं। जब बाबा राम रहीम को सीबीआई कोर्ट के फैसले के बाद जब उन्हें अरेस्ट किया गया, कस्टडी में लिया गया, तो हमारे डीजीपी सुपरविजन कर रहे थे। पुलिस कमिश्नर ने सारा ऑपरेशन किया। उसमें कोई इस तरीके के हमारे सीनियर ऑफिसर की बात में कोई चेक करना बेवकूफ़ी की बातें हैं। नंबर 2, हम कस्टडी से सीधे जेल में लेके गए, जेल से वो पैरोल पे गए, अब नहीं कई बार गए हैं। अब उसके बाद उनका परिवार उनसे मिलता है। अगर उनकी माँ, उनकी धर्मपत्नी, उनका बेटा, उनकी बेटियाँ अगर वो कुछ नहीं कहते तो इन्हें जो उनके श्रद्धालु हैं, ये श्रद्धालु बिना बात की अपनी प्रोपेगेंडे के लिए, अपनी अलग से पहचान बनाने के लिए या एक बिना बात का मुद्दा उठाने के लिए इस बात को कर रहे हैं। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ। असली बाबा हैं बाबा राम रहीम, जो हैं जिन्हें लोग मानते थे वही बाबा हैं और वही हमारी जेल में है, वही अभी बागपत में जो गए हुए हैं वही। खास खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।